नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की यदि हम बात करें तो बातें तो होती रहेंगी। पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें कहा है धीवर किसका पर्यायवाची है। तो धीवर के यदि पर्यायवाची की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी केवट का पर्यायवाची है धीवर। भाई हम बात करें खिड़की का पर्यायवाची है, तो जो खिड़की है इसका पर्यायवाची होगा भैया आपका गवाक्ष। ये गवाक्ष जो है वो खिड़की का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है कि सृष्टि का विलोम क्या होगा। देखिए, सृष्टि का मतलब होता है बनाना और प्रलय का मतलब होता है खत्म करना, यानी नष्ट करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वही हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें कहा है अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो अतिवृष्टि के विलोम की यदि हम बात करें तो अनावृष्टि हो जाएगा, यानी बिल्कुल नहीं होना, और अति का मतलब होता है ज्यादा होना। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें कहा है कि अनवत का विलोम शब्द कौन सा है। तो ये जो अनवत है इसका विलोम बताना, मतलब उल्टा। तो अनवत यानी उन्नत, उन्नत उठना और अनवत गिरना। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें कहा है कि जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे क्या कहते हैं। तो जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसको कहते हैं आपका दामोदर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में कहा है कि वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो उसे क्या कहा जाता है। वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो उसको क्या कहा जाता है, ये हमसे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा। और 7 के आंसर की यदि मैं बात करूं तो उसे धीरोद्धत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा कि अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है। तो अभिशंसा में अभी उपसर्ग है, यानी जो वाक्य के शुरू में लगता है वो उपसर्ग होता है, जो बाद में लगता है वो प्रत्यय कहलाता है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें कहा है कि अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। मतलब ये जो अवलोकन है इसमें उपसर्ग कौन सा होगा। तो भैया मैंने बताया था अवलोकन में उपसर्ग होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें तो अब। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 में क्या कहा, जरा ध्यान दीजिए इधर। 10 में कहा है परमोध, परमोध का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो परम प्लस ओध, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कहा है कि सुरेंद्र में कौन सी संधि है। देखिए, सुरेंद्र की यदि हम बात करें संधि की तो इसमें भैया आपका हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर वी गुण संधि। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में हमसे कहा कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। तो अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय की बात कर रहा है, तो जिसमें संख्यावाची शब्दों पहला पद, उस समास की यदि हम बात करें तो वो हो जाता है आपका द्विगु समास, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। 13 की बात करें, मुरलीधर में कौन सा समास है। मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाला, अर्थात बहुब्रीहि समास, यानी श्री कृष्ण की बात कर रहा है यहाँ पर। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में हमसे कहा आशुतोष में समास बताइए। तो ये जो आशुतोष शब्द दिया है इसमें कौन सा समास होगा। तो भैया आपका बहुब्रीहि समास होगा, आशुतोष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15 में क्या रखा है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। मतलब कौन सा इनमें शुद्ध रूप से लिखा हुआ है ये हमें बताना। तो देखिए, पौराणिक ये आपका ऑप्शन नंबर ए शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की यदि हम बात करें तो 16 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। मतलब शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना क्वेश्चन नंबर 16 में। तो ये अंतरराष्ट्रीय ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, बाकी सारे गलत हैं लिखे हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 17 और 18 की। यदि हम बात करें तो इसमें कह दिया शुद्ध वाक्य। ठीक है, यदि शुद्ध वाक्य चुनना है, सही उत्तर चुनना है। 17 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा आप किधर को जा रहे हैं, आप कहाँ को जा रहे हैं, आप कहाँ को जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका शुद्ध हो जाएगा। 18 की यदि हम बात करें तो 18 में भी हमें यही बताना है शुद्ध वाक्य। तो इसमें ए ऑप्शन नंबर डी, ऐसा एकाधिक बातें और जानकारी में आती हैं। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में क्या कहा हमसे, 19 में पूछा है शिव का पर्यायवाची नहीं है। मतलब कौन सा शब्द ऐसा है जो शिव का पर्यायवाची नहीं है। तो मुकुंद शिव का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब जो है पशुपति,
और ग्रीस और त्रिलोचन, ये सब शिव के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हमसे पूछा है कि बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे ये पूछा है। तो एक मिनट, डी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, बादल का पर्यायवाची नहीं है तो भैया नीरद है, धन घन है, अम्बुज है, यानी बारिद। ठीक है, बारिद ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की यदि हम बात करें तो 21 में हमसे पूछा है संत कवियों की भाषा को क्या कहा जाता। जो संत होते हैं, जो कवि होते हैं, उनकी भाषा को कहा जाता है, यानी 21 की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खिचड़ी भाषा। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या कहा है, 22 में पूछा उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द बताइए। मतलब ये जो उन्मुख शब्द दिया है इसका हमें विलोम शब्द बताना। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विमुख। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो 23 में हमसे पूछा घटनाओं का कालक्रम में किया गया वर्णन क्या कहलाता। मतलब जो घटनाएं होती है उनका कालक्रम में यदि हम वर्णन करते हैं तो वो कहलाता है आपका इतिवृत्त। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, इसमें कहा है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। मतलब शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें बताना क्वेश्चन नंबर 24 में। तो भैया अपवर्जन, ये बी ऑप्शन आपका सही है लिखा हुआ, बाकी सब गलत है लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 25 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रहे हैं औजार शब्द का क्या तात्पर्य है। औजार शब्द का क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं, तो उपकरण। औजार मतलब उपकरण। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सेशन है हमारा अंग्रेजी का भाग नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए ये तो आपको ज्ञात होगा ही कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 25 नंबर की हिंदी, 25 की अंग्रेजी, 25 का मैथ और 25 का जीके जीएस का पोर्शन आएगा। तो देखो 6 मिनट में हमने हिंदी खत्म कर दी और 10-12 मिनट में आपका अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 में क्या क्या रखा है, चूज द अपोजिट वर्ड, यानी ये जो विज्ञान दिया है ना इसका हमें अपोजिट बताना। अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है, तो 26 की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये जो वैग्यूल दिया है इसका आपको हिंदी अर्थ पता होना चाहिए। अगर हिंदी अर्थ पता चल जाएगा तो आप जो है 26 का आंसर आराम से लगा देंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है मोह लेना या छल लेना। ठीक है ना, जैसे किसी को मोह लिया, मोह लेना या छल लेना या उसे अपने अधीन कर लेना। ठीक है, तो इसका जो होगा आपका ये हो जाएगा राजी करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो 27 में क्या कहा है, 27 में क्या रखा कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन गिव बिलो, यानी यहाँ पर कौन से प्रोनाउन का प्रयोग होगा ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27 में। तो देखिए अगर वाई दिया है ना तो यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, वाई या वाई के साथ वाई होम आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बिना पढ़े ही आप इसका आंसर ला देंगे कि वाई के साथ वाई होम का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की यदि हम बात करें तो 28 में क्या क्या रखा है जरा इसको भी देख लीजिए। इसमें कहा फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रोनाउन गिवन बिलो ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब ये जो सेंटेंस दिया है इसमें कौन से प्रोनाउन का प्रयोग होगा क्वेश्चन नंबर 28 में। तो ये क्या रखा, द हैंड हैज फिंगर, यानी जो हाथ होता है, हाथ में कितनी उंगलियां होती है ये हमें बताना है। तो भैया 5 होती है, 5 का मतलब 5, ऑप्शन नंबर ए। कितना हल्का क्वेश्चन था, बस ये था कि अर्थ नहीं पता था, है नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 की यदि हम 29 की हम बात करें तो 29 में कहा है आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। मतलब कौन सी वर्ब का इस सेंटेंस में प्रयोग किया गया, द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी। तो देखिए 29 की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर लीव्स पत्तियां दिया है, यानी जो हमसे वर्ब पूछ रहा है, वर्ब इन द गिवन सेंटेंस यानी वर्ब, ये आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, कौन सी वर्ब है ये, हेल्पिंग वर्ब है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 में क्या कहा है, 30 में हमसे कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल फ्रॉम द एडवर्ब। ठीक है ना, फ्रॉम द एडवर्ब गिव बिलो द गिवन बिलो द सेंटेंस। मतलब एडवर्ब हमें बतानी है, दे रखा है एडवर्ब, थोड़ा कट रहा है लेकिन मैं बता रहा हूँ एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में कौन से क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो देखिए एडवर्ब की यदि हम बात करें तो दिया इट वाज 10 ईयर्स एगो। ठीक है ना, इट वाज 10 ईयर्स, 10 माने 10, ईयर्स माने साल, एगो माने पहले, सी डाइट,
यानी 10 साल पहले वह मर गई थी। तो इसकी यदि हम बात करें तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग के शब्द की हमसे बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर दैट का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो 31 में क्या क्या रखा है जरा इसको भी देख लीजिए। 31 में कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर कंजक्शन, ठीक है ना, प्रॉपर कंजक्शन चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव ए या बी या सी या डी। मतलब इसमें कौन सा कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा, ए बी सी डी, इन ऑप्शन में से चुनना है। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए डोंट गो होम अंटिल आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। डोंट गो होम यानी घर मत जाना, अंटिल जब तक आई कम मैं ना आऊं। तो वी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो 32 में ये कह रखा है कि fill in the blank with appropriate preposition given below the sentence। मतलब इसमें कौन से preposition का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की यदि हम बात करें तो अजय डिस्पेंडेड द सर्विस, यानी सर्विस तो यहाँ पर इनटू आएगा, ठीक है ना। सर्विस सर्विस की बात करें और डिस्पेंडेड की यदि हम बात करें तो गतिमान है, तो इनटू का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, तो 33 में क्या कहा है, 33 में हमसे कहा है कि फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। मतलब इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं सन यानी सूर्य, तो सन से पहले दा का प्रयोग करता है। डेफिनेट आर्टिकल यानी सूर्य एक ही है। द सन साइन ब्राइटली यानी सूरज जो है चमकदार होता है, ठीक है, ये चमकता है। तो सन से पहले दा का प्रयोग होता है। डेफिनेट आर्टिकल निश्चित वस्तु के लिए दा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल, ठीक है ना, डिटरमाइनर गिवन बिलो द सेंटेंस। कहने का मतलब अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो इतना तो बताइए कि फिल इन द ब्लैंक यानी रिक्त स्थान की हमसे बात कर रहा है। व्हेन शुड आई कम टू मीट यू, व्हेन कब शुड आई मीट यू, मैं कब तुमसे मिला, यानी टाइम। अब टाइम की यदि हम बात करें तो टाइम के लिए यहाँ पर एनी का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि यहाँ भी व्हेन शुड का प्रयोग दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कहा फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल मॉडल एक्जुलरी वर्ब, यानी मॉडल एक्जुलरी वर्ब की यहाँ पर बात कर रहा है कि ये जो खाली जगह दिया, रिक्त स्थान दिया, कौन सी मॉडल एक्जुलरी वर्ब यहाँ पर प्रयुक्त की जाएगी। तो ही नीड, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी ही नीड नॉट टू हेल्प, मुझे जो है सहायता की जरूरत नहीं है, ठीक है। नीड माने होता है आवश्यकता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की। तो 36 में कहा है कि पॉइंट आउट द करेक्ट वर्ब टू वेरिंग आउट द मीनिंग इन द सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए कौन सा करेक्ट वर्ब, कौन से पॉइंट की हम उपयुक्त रूप से चुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की यदि बात करें तो इसमें कहा है कि वुमेन हैव ऑलवेज डिजायर्ड टू, यानी फिगर ऑलवेज, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 36 में यदि मैं बात करूं तो डी आंसर आ जाएगा, यानी कमफ्लेग, ठीक है। यानी जो वुमेन होती हैं, स्त्रियां होती हैं, ठीक है, ऑलवेज हमेशा, डिजायर टू एक्सिस्ट, फिगर ऑलवेज यानी अपने को मेंटेन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 की यदि हम बात करें तो 37 में क्या कहा है, जरा इसको भी ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। 37 में हमसे कहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द एक्टिव पैसिव आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव। मतलब एक्टिव पैसिव की बात कर रहा है। देखिए ये कह रखा है द सेम सेंटेंस इन पैसिव और एक्टिव। क्या करना है भैया, ये आपका वाक्य दिया, मोहन वाज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर। ये आपका एक्टिव वॉइस दिया, पैसिव वॉइस हमें इसकी बनानी है क्वेश्चन नंबर 37 की। तो देखो भाई ध्यान रखो, अगर बाज दिया है तो बाज के साथ बीइंग आएगा। तो देखो बीइंग, बाज, बीइंग केवल इसमें ये ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना। देखो ए लेटर आ जाएगा शुरू में, बाज है, बाज ही आएगा, बाज के साथ बीइंग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वाई मोना टू हर फादर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिक ये होती है इसकी कि हेल्पिंग वर्ब देख लो किसके साथ कौन सी आती है। बाज दिया तो बाज के साथ बाज बीइंग आएगी, बाज बीइंग वर्ब बीइंग। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें तो 38 में क्या क्या रखा है। 38 में हमसे पूछा है इन्होंने कि
चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट सॉ इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की बात कर रहे हैं हमसे। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, लेट अस गो टू स्कूल, आई टोल्ड हिम। ठीक है ना, लेट अस चलो स्कूल चलते हैं, और आई टोल्ड यानी उससे बताया। तो ये जो है आपका कौन सा इसमें आपका मतलब जो है इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की यदि हम बात करें तो सी, दैट वी वुड गो टू स्कूल, ये बनकर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहे हैं भाई हम। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो 39 में क्या कहा है, 39 में हमसे पूछा है कि मतलब कौन से पार्ट में आइडेंटिफाई द मार्क इन द आंसर सीट, यानी क्या बताना है इसमें। ये कह दिया द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ब्रोकन इनटू द 4 पार्ट्स, यानी ये जो क्वेश्चन है 4 पार्ट में तोड़ दिया गया। वन ऑफ द पार्ट हैज एन एरर, यानी एक पार्ट में एरर है, वो कौन से पार्ट में एरर है ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 39 में। तो भैया देखिए, यानी यू नीड ए पासवर्ड टू गो एक्सेस फ्रॉम टू द कंप्यूटर सिस्टम, देखिए यही है ऑप्शन नंबर डी में आपकी एरर है। ठीक है ना, ये जो फ्रॉम दिया है ना और द कंप्यूटर सिस्टम, ये फ्रॉम का गलत है, प्रयोग किया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40 की यदि हम बात करें तो 40 में क्या कह रखा है, कह रखा है कि मतलब पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग, मतलब ये जो वाक्य दिया है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी क्वेश्चन नंबर 40 की। तो देखिए लाइफ यानी लिव लाइक ए हर्मिट एंड वर्क लाइक ए हो, तो इसमें तो सिमली स्पीच होगी, फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है, सिमली होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 में हमें कहा चूज द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड्स, मतलब सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, और पर्यायवाची शब्द हमें किसका बताना है ये भी देख लीजिए। हमें बताना है ये जो आपका दिया है ना डिसेप्टिव, यानी इसका हमें पर्यायवाची बताना। पर्यायवाची का मतलब होता है सिनोनियम वर्ड, तो इसका जो हो जाएगा आपका मिसलैंडिंग हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 में क्या कह रखा है जरा इसको भी देख लीजिए। 42 में हमसे कहा है कि आ जाओ भी, 42 आ गया। इसमें हमसे कहा है कि हाँ, ये कह दिया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन वर्ड इज द फॉलोइंग बाई 4 वर्ड्स, चूज द वर्ड फॉर प्रे इज द इज मोस्ट नियरली अपोजिट। अरे इतनी बड़ी बकवास करने की जरूरत थी, यही कह दो ना, अपोजिट पूछ रहे। अपोजिट का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द होता है। ये जो दिया है आपका रिलेसिस, इसका हमें विलोम बताना। विलोम का मतलब होता है उल्टा, और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट। तो क्वेश्चन नंबर 42 की यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा कन्फाइंस। ठीक है ना, अब कन्फाइंस क्या होता है बताओ, समझौता करना होता है, सुलह करना होता है, मशवरा करना होता है। तो ये आपका 42 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में हमें कहा है क्या करना है, देखिए इसमें 43 में कह रखा है कि इन द क्वेश्चन गिवन बिलो द सेंटेंस हैज वन टू द वर्ड्स italicized below the are placed for the alternative from the which you have selected the correct from the word in the italicized। देखिए इटेलेसिड, यानी ये जो शब्द दिया, ये जो वाक्य दिया है, देखो इसकी मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 43 की, पहले समझ लो। द पुलिस डू नॉट हैव पावर्स टू कैप्टन्स ए पर्सन इन इश्यू ऑफ वारंट। तो देखिए वारंट की बात कर रहा, पुलिस की बात कर रहा, अपने पावर का इस्तेमाल करने की बात कर रहा, कैप्टन के आदेश की बात कर रहा। क्वेश्चन नंबर 43 की यदि हम बात करें तो इसका यानी कैप्टिवेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो 44 में हमसे क्या पूछा है, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, यानी ये बॉक्स दिया है, बॉक्स माने क्या होता है, बक्सा या संदूक होता है, तो इसका प्लूरल पूछ लिया, बहुवचन पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 44 की यदि हम बात करें तो इसका बॉक्सेज हो जाएगा, यानी जिसके अंत में एस एक्स होता है तो उसमें ई एस लगा देते हैं, उसका प्लूरल बन जाता है बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 45 की यदि हम बात करें तो 45 में क्या कहा है, 45 में हमसे पूछा है इसने कि each word has been spelled in four different by only the sum among them is the correct spelling of the word, select the correct one।
यानी ये जो वर्ड दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किसी एक की स्पेलिंग सही है लिखी हुई, बाकी 3 की गलत है। अब वो कौन सा सही है ये हमें पता लगाना है। तो रेथम यानी ऑप्शन नंबर ए, इसकी स्पेलिंग ठीक है, बाकी की स्पेलिंग गलत है लिखी हुई। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर रहे हैं। अब देखिए 45 से लेकर के 50 तक जो क्वेश्चन दिए हैं ना, वो आपके दिए हैं, यानी पैसेज दिया है एक पैसेज, इस पैसेज के उत्तर आपको छांट करके पैसेज में से क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। तो देखो पैसेज की यदि हम बात करें तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, क्योंकि स्लाइड को बहुत ऊपर नीचे करना पड़ेगा, इसलिए जो है आप खुद करेंगे। एक पैसेज की वीडियो ले आऊंगा मैं, पैसेज छांटना आपको बता दूंगा कि किस तरह से हम पैसेज को छांटते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा और दे रखा है, लो ये दे रखा है, ये लो स्क्रीनशॉट लो इसका, और क्वेश्चन नंबर 46 भी देख लो, ठीक है। आपको खुद करना है, ठीक है, छांटने हैं, ये पूरी लाइन आपको पैसेज में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47 की यदि हम बात करें तो 47 भी आपका पैसेज ही है, पैसेज में से ही आपको छांट करके उत्तर देना है। 47 का उत्तर आप छाटेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी ये पैसेज में रखा हुआ मिल जाएगा। 48 की बात करें, 48 भी आपको पैसेज में से ही छाट कर उत्तर बताना है, ठीक है। 48 का जब आप छाटेंगे तो ये हो जाएगा सी। वही 49 भी आपका पैसेज में से छाटना है, ठीक है। 50 तक दिया था ना उसने, और 50 की यदि हम बात करें तो ये भी आपको पैसेज में से ही छाटना था, यानी 46 से लेकर के 50 तक आपके दिए थे, आप पैसेज में से कर लेना, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं, तीसरा सेशन है हमारा जीके जीएस का, यानी 25 क्वेश्चन जीके के, ठीक है। देखो 50 क्वेश्चन 20 मिनट में कंप्लीट हो गए, अब 10 मिनट में तुम्हारे जीके के क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे हम। तो चलिए देर किस बात की, 51वां क्वेश्चन जो कि जीके का पहला क्वेश्चन है, ये किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 51 की यदि हम बात करें तो 51 में हमसे क्या पूछा है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा अधिकार है। तो ये भैया विधिक अधिकार है, एक अधिनियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। 52 में हमसे क्या पूछा है, 52 में पूछा है कि निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में से किसके अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। तो देखिए दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र की यदि हम बात करें तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली जो है एनसीआर बना, ठीक है ना, नेशनल कैपिटल रीजन। क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे क्या कहा, 53 में हमसे कहा है कि भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 53 की यदि हम बात करें तो 79वां संविधान संशोधन लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, तो 54 में हमसे कहा है कि गैरिक मृद भांड पात्र यानी OCP का नामकरण हुआ था। तो जो गैरिक मृद भांड है, ठीक है, इसके नामकरण की यदि मैं बात करूं तो हस्तिनापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर, हस्तिनापुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 की यदि हम बात करें तो 55 में क्या रखा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दिए हैं, उससे संबंधित व्यक्ति दिए हैं, किसने खोज करी, किसने जो है उत्खनन कार्य किया है ना। क्वेश्चन नंबर 55 की यदि हम बात करें तो 55 में चलिए देख लेते हैं पहले। तो ये पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए हड़प्पा की दयाराम साहनी ने खोज की थी, बिल्कुल सही है। लोथल की SR राव ने की थी, ये भी सही है। और सुखकोटदा की आपकी JP जोशी ने की थी, ये भी ठीक है। जब ये 3 ठीक है तो चौथा तो गलत हो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का, यानी धोलावीरा का संबंध BK थापर से नहीं है, ये गलत दे रखा। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करें तो 56 में कहा है कि निम्नलिखित में से किसने हितोपदास का फारसी में अनुवाद किया था। मतलब हितोपदास एक पुस्तक है, अब हमसे पूछे है कि इसका अनुवाद फारसी में किसने किया था। तो भैया हितोपदास का फारसी में अनुवाद करने वाले थे ताजुल माली, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपको ये बताना कमेंट बॉक्स में हितोपदास पुस्तक है किसकी। बड़ा ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है, जीके में आया। देखो हितोपदास के लेखक कौन है ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 में कहा है कि अष्ट प्रधान नामक मंत्री परिषद होती थी। तो भैया अष्ट प्रधान नामक जो मंत्री परिषद होती थी ये मराठा काल में होती थी, यानी अष्ट प्रधान। और अष्ट दिग्गज थे तेनालीराम के उसमें, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे नवरत्न, और वहीं अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे। क्वेश्चन नंबर 58 की यदि हम बात करें तो 58 में हमसे पूछा है
कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, उसकी बात कर रहे हैं। तो भैया वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, यानी MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ये दिल्ली सल्तनत का संतान था, तुगलक वंश का बादशाह था ये। और खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान में ये महारत हासिल थी इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 59 की। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को हिंदी की खड़ी बोली का जनक माना जाता है। वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो भैया 1921 के मोपला विद्रोह की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की, तो यह था मालाबार में। और मालाबार ये केरल का तट है, केरल के तटीय प्रदेश को मालाबार कहते हैं। मोपला आंदोलन, मोपला जनजाति भी है केरल में। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की। 61 में पूछा है किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो देखिए यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की, तो आपको पता ही होगा कि प्रथम यानी प्रथम बार, पहली बार भारत आने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका, मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन भारत में किसकी होती है? क्वेश्चन नंबर 62 की यदि हम बात करें तो ऊष्मीय यानी थर्मल ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर रहे हैं। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की। तो 63 में हमसे क्या कह रखा? देखिए दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये विनती है, ये प्रार्थना है कि प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने यार दोस्तों में जो है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत है अभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर की। ठीक है ना, अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं हमारे। हम चाह रहे हैं कि हमारे भी सब्सक्राइबर कुछ हो जाएं और हम भी थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मेरी आप हेल्प कर दीजिएगा इतनी, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट फॉर यू। तो इतना तो कर ही सकते हैं। मैं फ्री पढ़ाता हूँ और फ्री ही पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ, ना कोई मेरा ऐप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर रहे हैं हम। तो 63 का क्या आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाने की यदि हम बात करें तो ये गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की। तो 64 में हमसे कह रखा कि नाथुला दर्रा जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया, वह भारत और चीन के बीच में। देखिए नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच में है, और भारत के एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम, वहां पर पड़ता है। नाथुला और जलेपला दोनों दर्रे सिक्किम में पड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहा है? 65 में हमसे कह रखा है कि पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर कितना है? क्वेश्चन नंबर 65। तो भैया पृथ्वी का तरल अभ्यंतर और चंद्रमा के तरल अभ्यंतर के अंतर की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 65 की, तो श्यान द्रव, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की। तो 66 में क्या कहा है? 66 में कह दिया है कौन एक सुमेलित है, मतलब जो सही सुमेलित है वो हमें बताना क्वेश्चन नंबर 66 में। तो पहले को ही देख लेते हैं भैया। आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, ये इटली की है, ये बात ठीक है। जब पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल गया तो आगे को पढ़ो मत, कंफ्यूज हो जाओगे। अगर पहला ही मिल जाना तो आगे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। 67 में क्या कहा है? एक सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है ये हमें देखना है। मतलब इधर शहर दिए हैं और इधर नदी दी है, यानी कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, हमें राइट आंसर बताना है कि एक सही है बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बात ठीक है। जब पहला ही हमें ठीक मिल गया तो आगे को बढ़ो ही मत, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, सोचोगे यार ये भी ठीक सा लग रहा मुझे। अगर याद होगा तो ठीक है, जब पहला ही ऑप्शन हमारा उत्तर के रूप में फिल हो गया तो आगे को बढ़ने की जरूरत ही क्या है। क्वेश्चन नंबर 68 की यदि हम बात करें, 68 में गए निम्नलिखित रंगों के बीच आंख की सुग्राह्यता किन के लिए सबसे अधिक होती है? क्वेश्चन नंबर 68 देखो, आंखों की बात कर रहा, सुहाग्रता मतलब आंखों की दृष्टि किनके लिए जो है अधिक होती है? तो पीला और हरा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर रहे हैं। वही 69 की यदि हम बात करें तो 69 में क्या कह रहा है? 69 में हमसे पूछा है कि जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है।
जब लोहे पर जंग लग जाती है तो लोहे का भार यानी वजन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम बात करें तो 70 में हमसे कहा है किस भारतीय नगर में पहला डायनोसोरियम खोला गया है। डायनोसोरियम खोला गया है तो ये भैया गुजरात के अहमदाबाद में भारत का पहला डायनोसोरियम मतलब डायनासोर से संबंधित यहाँ पर चीजें हैं, म्यूजियम है एक तरह का। क्वेश्चन नंबर 71 की यदि हम बात करें तो 71 में हमसे पूछा है कि संघीय सरकार के बजटों में राजभाषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है। तो बड़े भाग की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? घरेलू उधारों से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की, तो 72 में हमसे क्या पूछा है कि पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन है? दक्षिण कोरिया। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो एशिया के पूर्वी देश है उनमें सबसे घनी आबादी है दक्षिण कोरिया की। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। 73 में हमें कहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो भैया ये तो पहले भी था, आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो जनसंख्या के आधार पर ये तुम्हारा पहले स्थान पर है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में चौथे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 74 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है कौन सुमेलित है। ठीक है ना, तो मतलब इधर घास के मैदान, मतलब ये पंपा घास के मैदान, कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मोरक्को, एटलस पर्वत मोरक्को में है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। तो 75 में भैया मैचिंग मिलान वाला क्वेश्चन है, यानी इसका कौन सा होगा इसका कौन सा, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 75 में। तो देखिए, यानी राष्ट्रीय उद्यान और राज्य है असम में कौन सा? काजीरंगा, यानी सही है। पहले का तो पहला ही ठीक है। देखो और थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे। ठीक है, पहले का पहला, तो पहले का पहला सी में भी है और डी में भी है। आगे गुजरात में कौन सा है? तो भैया गुजरात में आपका गिर, यानी पहले का पहला और बी का कितना हो जाएगा? चौथा। तो बी का चौथा ऑप्शन नंबर डी में आपका मिल रहा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करें दोस्तों, देखो आज 32 मिनट में 75 क्वेश्चन खत्म होगा। या मैथ है, मैथ को मैं सोल्व करूंगा, मुझे सोल्व करना पड़ेगा मैथ को। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया की साइट है सब पर इसको जो है शेयर जरूर कर देना प्लीज। भाई साहब लाइक तो कर दो, हर एक लाइक तो कर दो। मैं स्लाइड को छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या रखा है? यदि n को 4 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है तो 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? देखो भैया इसे कैसे करेंगे, भागफल मान लो 1 है, यानी n की यदि हम बात करें तो n बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणा 1, भागफल हमने मान लिया, और प्लस 3 शेषफल बता दिया है तो 3 को हम जोड़ते हैं। ठीक है ना, यानी भाजक प्लस भागफल गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी 3 बराबर कितना हो जाएगा? 4 एकन 4 प्लस 3 यानी 7 हो जाएगा। ये 7n का मान आ गया। हमसे पूछा 2n को 7 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो भैया 2n की यदि हम बात करें तो ये हो गया 2n, और n का मान कितना है? 7, यानी 2 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 14 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। इसमें क्या क्या रखा है 77 में? देखो इसमें कहा वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग को 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर होती है। देखो वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि, ठीक है ना, यानी संख्या हमने x मान ली, संख्या क्या मान ली हमने? x मान ली। अब वो कह रहा है उसका 1/5, यानी x गुणा 1/5, ठीक है ना, प्लस 4 की तो वो वृद्धि करा दिया है। और आगे क्या कह दिया हमसे? उसमें 1/4 भाग में 10 की कमी, ठीक है, तो यानी x गुणा उसका 1/4 में 10 की कमी, तो -10 कर दो। अब देखो कैसे करेंगे इसको, ये हो जाए कुल मिलाकर के x/5 प्लस 4, ठीक है, यानी x/5 प्लस x/5 प्लस हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका x/4 से इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा ये x/4 बराबर माइनस के 10 है और प्लस इधर ले जाओ, तो माइनस के 10 और मतलब 10 इन्हें जब पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा 14 हो जाएगा। इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले जाओ, तो इनका एलसीएम ले लो भैया, यहाँ पर 4 आएगा। इनका एलसीएम ले लो, कितना? इनका एलसीएम ले लेंगे हम 20, ठीक है 20,
इसकी गुणा इसमें यानी 4x और इसकी गुणा इसमें यानी 5x, कुल मिला करके आपका ये हो जाएगा 5x माइनस के 4x बराबर 14। अब देखो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी यानी 5x में 4x गया, 1x बचा, और 20 की और 14 की गुणा करूंगा तो 14 दूनी 28 मतलब 280, और यही हमारा आंसर है। देख लो 280 ये दे रखा ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 78। इसमें क्या क्या रखा है जरा ध्यान दीजिए। 78 में कहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, उतनी ही धनराशि उसी ब्याज पर कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। देखो सबसे पहले तो हमें 7 वर्ष दे रखा, धनराशि दुगनी कह रखा, दर का मान हमें दिया नहीं है, ठीक है ना। तो दर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर रहा हूँ। दर निकालने के लिए हम बात करते हैं यानी ब्याज गुणा 100, और इसके बटे आ जाता है आपका मूलधन और गुणा यानी मूलधन गुणा समय। अब यदि हम बात करें तो ब्याज गुणा 100 तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 100% और बटे 7 वर्ष की बात हमसे कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी विधि से यदि हम बात करें, दूसरी स्थिति से, तो ये कह दिया है कि 2 गुना हो जाता है उतनी धनराशि पर ब्याज कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम, यानी देखो कोई धनराशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, उतनी ही धनराशि उसी ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। तो दूसरी स्थिति में यदि हम ब्याज निकालेंगे तो ब्याज की यदि बात करें तो ब्याज निकल कर आएगा आपका ब्याज यानी 3 गुणा मूलधन, 3 गुणा मूलधन, और बटे समय की यदि हम बात करें तो कितना दिया 100 बटे ये 7 निकल करके आया हमारा दर। अब क्या करना है, ये 3 गुणा 7 इसको सोल्व कर लो। जब इसको सोल्व करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। जोड़ घटा गुणा भाग तो आती होगी, आती है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 79 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या कहा, 79 को देख लीजिए। 79 में कहा है यदि 1/4 किलोग्राम की कीमत 60 पैसे है तो 200 किलोग्राम की कीमत कितने पैसे होगी। तो भैया 1/4 है तो 1/4 का मतलब होता है 250 ग्राम, यानी 60 है और 200 ग्राम के हमसे पूछ रहे हैं, और 250 से मैं क्या कर दूंगा इसमें भाग दे दूंगा। देख लो आपका कट जाएगा, ये कट गया, ठीक है। अब जब इसको गुणा भाग करोगे आप तो कुल मिलाकर के जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा जो गुणा भाग करने के बाद आएगा, ठीक है। लगभग 48 पैसे आ जाएगा। तो कहाँ हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की। 80 में हमसे क्या कहा है, देखो 80 में हमसे ये क्या रखा है, यदि इतने बराबर 2 हो तो इतने का मान क्या होगा। देखो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। इधर तो दिया है x माइनस 1/x, ठीक है, इसका वर्ग कर दो, और इधर क्या दिया है 2, ये 2, ये 2 का वर्ग कर दो, ठीक है। जब इसका फार्मूला खोलेंगे तो x² माइनस के 2x गुणा 1/x, ठीक है, प्लस 1/x, ठीक है, स्क्वायर, और 2 का वर्ग हो जाएगा, इधर 2 का वर्ग हो जाएगा 4। इसको हल कर लो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हल कर लो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 34 के आसपास आपका आंसर आएगा। ये मैंने खोल कर रख दिया है ना, इसको आप खोले हुए को इसको समीकरण को तो हल कर ही सकते हैं। लो एक बार देख लो और थोड़ा सही से, ठीक है। चलिए 100 संख्याओं का औसत 44 है। इन 100 संख्याओं तथा 4 नई संख्याओं को मिलाकर औसत 50 हो जाता है। 4 नई संख्याओं का औसत कितना, देखो 100 संख्याओं का औसत कितना है 44, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम,
और वो कह रहा है 4 नई संख्याओं को, 4 नई संख्याओं का औसत 50 है। ठीक है, तो देखो कैसा होगा ये। 100 संख्याओं का 44 है और 100 संख्याओं में 4 नई संख्याओं का औसत 50 है। तो देखो एक एरिया 100 संख्याओं में 4 नई संख्या है तो कितनी होगी 104 संख्या, इनका औसत कितना है 50, माइनस इन 100 संख्याओं का कितना है 44, यानी 100 गुणा 44। इसको कर दो, इसकी गुणा करके इनकी गुणा करके घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना देखो इसके यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5200 और माइनस जब इसकी गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 4400। ठीक है, आप जब घटाएंगे तो घटाने के बाद अंतर कितना आ जाएगा 800 अंतर आ जाएगा। फिर हमसे 4 संख्या का औसत पूछ लिया, इससे भाग दे दो, तो 4 से जब भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 200, और 200 कहाँ दे रखा ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रखा एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे, जिनमें से क्रमशः 60% 30% पास हुए छात्रों की औसत दर बताओ। देखो भाई, यदि हम बात करें दो परीक्षाओं की बात है, 60 बैठ रहे हैं और 80 बैठ रहे हैं, तो यदि हम बात करें तो कुल परीक्षार्थी कितने हो गए, कुल परीक्षार्थी हो जाएंगे आपके 80 प्लस 60। ठीक है, यानी 140 परीक्षार्थी हो गए। अब वो हमसे क्या कह रखा है, वो ये कह रखा है कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी निकाल दो, तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, उत्तीर्ण परीक्षार्थी हो जाएंगे ये आपके, यानी 80 गुणा 60 और बटे कितना कर देंगे 100। ठीक है, प्लस प्लस दूसरी बार भी आपका 60 गुणा 80 और बटे 100। ठीक है, यदि हम बात करें तो इसको देख लो, एक जीरो से ये कट जाएगा, एक से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा, और इधर एक से ये, एक से ये। ठीक है, 6 48 6 48, यानी 48 48 कुल मिला के हम बात करें तो 96 आ गए। अब हमसे कह दिया अविष्ट औसत बताओ, तो 96 तो ये है, और कितने पे औसत पूछ लिया हमसे, हम तो पूछा टोटल कितने 140, तो 140 गुणा कितना हो जाएगा 100, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है ना, और यदि हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 96, यानी 960 और बटे 14। जब इसको भाग दोगे तो भाग देने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा, लगभग 68 सही 4/7%, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की। देखो 83 में क्या रखा है एक्स प्लस वाई अनुपात एक्स माइनस वाई बराबर 11:1 हो तो इसका मान ज्ञात करो। देखो भाई, अगर एक्स प्लस वाई का मान तो मैंने एक्स और वाई का मान निकल जाएगा, याद हो जाएगा, तो इसमें रख देना। देखो कैसे करेंगे, एक्स प्लस वाई तो हम जानते हैं जो अनुपात की चीज होती है वो बटे में आ जाती है, नीचे क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई। अब ये क्या देखा 11:1 यानी 11/1, इसको हल कर लो और हल करने के बाद एक्स और वाई के मान मिलेंगे वो यहाँ पर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की, तो 84 में हमसे क्या कहा है 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। मतलब 40 वस्तुओं का मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। कैसे करेंगे, देखो एक तो 40 वस्तु है, इसमें से हम कितना करेंगे 25 घटा देंगे। ठीक है, 40 में से 25 घटा देंगे और लाभ प्रतिशत बता दिया तो 25 और गुणा में कितना आ जाएगा 100। इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखो 40 में से 25 गए तो कितने बचे 15 और बटे कितना बचे 25 और गुणा 100, 25 का 25, 25 चौका 100 और 15 चौका कितना आ जाएगा 60, 15 चौका 60%। देख लो कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 की। तो 85 भैया जो अभी मैंने पीछे एक सवाल कराया था कौन सा था, यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 78 था। 78 की तरह से 85 आपका आंसर आ जाएगा। 78 की तरह से 85 का क्वेश्चन है। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। 86 में क्या कह रखा, किसी धनराशि की 5% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 15 है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 86 की हम बात कर रहे हैं। हाँ तो ये तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है ठीक है ठीक है,
चलिए देखिए, हम जानते हैं 86 का पी का मान हमें दिया नहीं है, ये हम निकाल लेंगे। और यदि हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा देंगे तो उसका अंतर दे रखा हमें कितना, 15 दे रखा, अंतर 15 दे रखा। और यदि हम बात करें यहाँ पर तो रेट हमें 5% दी है, दर ये दी है कहाँ गई, ये है दर 5%, यानी आर का मान कितना दिया है 5%। तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे पी बराबर, यानी गुणा में आता पी तो गुणा में आएगा, यानी आर बटे 100 और इसकी घात हो जाएगी 2। ठीक है, पी का मान ज्ञात करना, आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान दे रखा है आपको 5, तो 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 100 है, ठीक है ना, 25 यानी 100 है। तो इसको कैसे करेंगे, ऐसा कर लो, इसे ऐसा कर लो, देखो पी गुणा में चलेगा, ये आ जाएगा 5/100 और इसका वर्ग, 5×5 और 5×10 यानी 1/20 आ जाएगा। ठीक है, अब 1/20 की यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर के आपका जो आंसर आएगा, एक सेकेंड, अंतर हमें दे रखा है इन्होंने 15, ठीक है, तो ये 15 अंतर एक और ये दे रखा था आपका 20, ठीक है। और इसके वर्ग की बात करना है, जब इसे सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आपका 8 सही 1/3% आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं आएगा भाई, वर्ग भी तो करना है इसका। देखो ये हो गया 15 बराबर 1/20 है ना, तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 20 का वर्ग हो जाएगा आपका 400, और ये इधर जाकर गुणा कर जाएगा, यहाँ पर पी चली रहा है, यानी 15 गुणा 400 और बराबर पी का मान हमें निकालना। जब इसकी गुणा करोगे 15 चौका 60, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 6000, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखो जो क्वेश्चन नंबर आपका 84 था, जो क्वेश्चन नंबर 78 था, सेम उसी की तरह से 87, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए दे देता हूँ, तो कई लड़कों ने कमेंट करा सर अगर आप मैथ के क्वेश्चन आप हल नहीं कराओगे तो हम कैसे करेंगे, अगर हमसे होते तो हम प्रैक्टिस सेट ही क्यों निकालते। अरे यार एक बात बताओ, जब सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा तो करने में क्या दिक्कत है, लो मैं जमा देता हूँ क्वेश्चन पढ़ के। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपने आप ही 8 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर बताओ। देखो 8 गुनी हो रही है, एक्स मान लेंगे, यानी 8x/x, ठीक है। अब वो कह रहा है धनराशि कितनी मानी हमने, एक्स मानी, तो 1+r/100, जिसका मान दे रखा है उसका मान रख दो, जिसका नहीं दे रखा उसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। 88 में हमसे क्या क्या रखा है, ध्यान दीजिए इधर। 88 में कहा है कि किसी कार्य को कुछ आदमी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 5 आदमी कार्य पर लगा दिए जाएं, यदि 5 आदमी और लगा दिए जाएं तो वही कार्य 20 दिन में पूरा होगा। देखो इसके लिए एक सूत्र होता है, मैन माने आदमी और डी माने डे, डी से डे, एम से मैन, डी से डे, यानी आदमी और दिन, ठीक है ना। और दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो M2 और D2, इससे कर लो। आदमी की यदि हम बात करें तो नहीं दे रखे हैं कितने दिन में, तो हम एक तो एक्स मान लेंगे, और डी की यदि हम बात करें तो पहले कितने दे रखा 30 दिन, यानी गुणा 30 बराबर M2 की यदि हम बात करें तो हमें ये भी नहीं दिया है, लेकिन वो कह रहा है एक्स मान लिया, तो इसमें 5 आदमी और जोड़ लिया, और कितने दिन लग रहे हैं 20 दिन लग रहे हैं। देखो ये दिया है 20 दिन, इसको हल कर लो, ये हो जाएगा 30x बराबर, इसकी गुणा इसमें कर लो 20x, और 20×5 = 100। जब इसे हल करोगे तुम 30x में से 20x घटाओगे, ठीक है ना, 30x में से 20x, हाँ हाँ सही है, तो कुल मिलाकर के 10x आएगा, और ये 100, 10x बराबर 100, तो 10 के अंदर 10 250, यानी x बराबर 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 आदमी कहाँ है, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 89 एक त्रिभुज की भुजा 7, 9, 12 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच 15 सेंटीमीटर का अंतर है, तो सबसे बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, कैसे करेंगे देखिए, ध्यान दीजिए इधर। देखो क्या कही है, ये भुजा दे रखी है, एक को मान लो 7x, एक को मान लो 9x और एक को मान लो 12x। ये कह रही है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर 15 है, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 12x और सबसे छोटी 7x, यानी 12x माइनस के 7x और इनका अंतर कितना दिया 15। 12 में से 7 घटा दो, जब 12 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5x और बराबर 15। तो कितना हो जाएगा 5 से 15, यानी x का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब x का मान यहाँ पर रख दो और बड़ी संख्या भी निकाल लो, छोटी संख्या भी निकाल दो। सबसे छोटी भुजा पूछ रहा है ना, सबसे छोटी भुजा पूछा है, क्या पूछा है कह रहा है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली है 12x, ये वाली x का मान देखो 12 गुणा 3 कितनी हो जाएगी 12 तिया 36 आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। देखो कैसा होगा 90, यहाँ पर दिया है ये 90 से 92 तक पाई चार्ट, यानी इसके आधार पर एक परिवार है, उसकी कुल मासिक आय है 33,650 और ये इसका विवरण दे रखा। ठीक है, देखो कैसा होगा, क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर रहे हैं हम, तो 90 पर क्वेश्चन देख लो, पहले देख लो। ए का मान 25%, बी का मान 18, सी का 9%, डी का 23%, ई का 13%, ए का एफ का 12%। अब इस पर हम सवाल करेंगे। ठीक है, और देखो अभी सवाल और आगे क्या कह दिया, तो ए भोजन पर व्यय करता है, ए भोजन पर व्यय करता है, वहीं हम बात कर रहे हैं। सी मनोरंजन पर व्यय करता है, डी बच्चों और शिक्षा की देखभाल का व्यय करता है, ई स्वास्थ्य और विविध पर, एफ भविष्य निधि पर बचत करता है। तो देखिए यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की, तो 90 में क्या कर रखा, यानी घर का प्रतिमाह किराया कितना है, घर का प्रतिमाह किराया कितना है। तो देखो भैया ए बी सी डी ई एफ जी सबको अगर हम जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के घर का किराया निकल के आ जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ लो, जोड़ने के बाद उसको कर दो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की यदि हम बात करें तो 91 कह रखा भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत। देखो भविष्य निधि का कौन काम कर रहा है, एफ काम कर रहा है। ठीक है ना, तो एफ का मान कितना दे रखा 12, यानी 12 गुणा 33,650 मान दे रखा, टोटल बटे में कितना आ जाएगा 100, कर लो हो जाएगा। 92 की यदि हम बात करें तो 92 में कह रखा भविष्य निधि के रूप में बचत और घर के किराए की राशि के भुगतान के बाद परिवार की सकल मासिक आय कितनी होगी। तो देखो सकल मासिक आय की यदि हम बात करें तो एफ और बी का मान जोड़ दो, यानी 100 माइनस एफ प्लस वी और सबके बटे 100 है कि नहीं है। अब यदि हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो एक लाइन और कर देता हूँ मैं, ये तो हो गया 100 माइनस एफ का मान बी का मान, एफ का मान हमें 12 दे रखा था, बी का मान हमें कितना दे रखा था 18, तो 12 प्लस 18, और यदि हम बात करें तो सबके बटे में आ जाएगा आपका 100 और गुणा में हम ले लेंगे टोटल पूंजी ये वाली 33,650, यानी 33,650। ठीक है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। 93 में क्या कहा है कि एक यात्रा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4.5 मिनट लगते हैं, 4.5 घंटे। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से हो तो यात्रा में कितना समय लगेगा। तो देखो भैया हम बात करें यात्रा में कितना समय लगेगा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, अब 4 घंटे 30 मिनट की यानी हम समय दे रखा है, तो इसको मिनट में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, 5/18। जब इतने को हम सॉल्व करेंगे तो 50/3 आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। अब हमसे क्या कह रखा है कि एक तो ये हो गया 50/3, दूसरा कह रहा है वो आ गया ये है यदि 15 मिनट हो तो यात्रा में कितना समय लगेगा। तो यात्रा देखो 9/2 बराबर 15, गुणा दूसरा समय निकाल दो T2, इसे सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा 5 घंटे।
ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। 94 में क्या क्या रखा है भाई, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। 94 में क्या रखा है कि 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में से गुजरती है रेलगाड़ी की किलोमीटर घंटा में गति क्या होगी। देखो इसको कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ दो। प्लेटफॉर्म कितना दे रखा है, 100 मीटर लंबा, ठीक है, और 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो ये आ जाएगा आपका 50। और सबका समय कितना लग गया, 10 का लग गया ना, 10 सेकेंड का, तो बटे 10। लो जी, इसे कर दो, और कितना हो गया 150, ये हो गया 150 बटे 10। लो जी, इससे इसे काट दो, अब ये आ गया 15। लेकिन हमें जो है किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर पूछ रहा है, तो 18 बटे 5 से गुणा कर दो। 5 गुना 5, 5 तिया 15, और 18 दिन 36, 18 तिया 54। ठीक है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा आपका आंसर। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 95 में हमसे कहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की परिधि तथा उसके क्षेत्रफल की माप बताने वाली संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो भैया, इसकी यदि हम बात करें तो वृत्त की परिधि निकाल दो। वृत्त की परिधि, देखिए परिधि की यदि मैं बात करूं तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। दो तो दो है, पाई का मान 22/7 होता है नी, और आर का मान कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। तो अभी इसका मान मत रखो, 2 गुणा 3 और गुणा पाई ऐसे रहने दो, तो कुल मिला के ये आ जाएगा 6 पाई। ठीक है, आगे हमसे क्या कह दिया वो, यानी अब वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो परिधि निकाल दी, क्षेत्रफल और निकाल दो वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई है, आर का मान कितना दिया, 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 9 पाई आर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इनका अनुपात पूछ रहा है। देखो ये अनुपात यदि हम निकालेंगे तो परिधि ये है अनुपात, वर्ग का क्षेत्रफल ये है, पाई से पाई कट जाएगा, और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी 2:3 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर रहे हैं भैया। 96 में क्या कहा है, 7 परीक्षार्थी एक परीक्षा हॉल में परीक्षा देते हैं, उनके परिणामों की घोषित होने की तारीखों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, 7 विद्यार्थी एक परीक्षा हॉल में परीक्षा देते हैं, उनके परिणाम घोषित होने की कुल तारीखों की संख्या बताइए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर दिया। देखो भाई कैसे करेंगे, 7 विद्यार्थी परीक्षा हॉल में परीक्षा दे रहे हैं, उनके यानी परिणामों को घोषित करने की उनकी तारीखों की संख्या बताइए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो 2 तिथि में घोषित होती है परीक्षा की, यदि हम बात करेंगे इसमें कुछ मत करो, 2 की घात 7 कर दो, 2 की घात 7 करेंगे तो लगभग 128 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97 की यदि हम बात करें तो 97 आप खुद करोगे, इस तरह के कई क्वेश्चन करा चुके हैं। 98 में क्या कह रखा, सम्मिश्र संख्या 5 + 12 फैक्टोरियल आई, ये भी आप करोगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, कहो तो 99 भी दे दूँ कई बच्चे ऐसे कहते सर हमसे कराते हो तुम, हमसे होते तो फिर हम प्रकृति सेटी को निकालते। अरे भैया चलो लो 99 में बता देता हूँ आपको। 2 पासों को फेंकने पर द्विक आने की प्रायिकता बताइए। तो द्विक आने की प्रायिकता 2 पासों को फेंकने पर, तो भैया पासे में कितने होते हैं, 6 अंक होते हैं, 6 तो 6 छंग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर यानी 6/36, यानी कुल मिलाकर के 1/6 आंसर आ जाएगा। 1/6 ले, 1/6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन चाहे जो भी हो वो तो मैं होमवर्क देता ही हूँ, ये मेरा स्टाइल है बाबू राव का स्टाइल है ना, कर लेना इसका, एक ऐसी आंसर आ जाएगा क्योंकि मैं तो पहले ही हल कर लेता हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, मैं आपके उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार जुड़े हो तो, और जो है भैया वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर देना। कर भला तो हो भला, आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला निश्चित होगा।
लगातार डेली प्रैक्टिस सेट निकालो, किसी के कहने में मत आओ। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको जॉब चाहिए तो डेली प्रैक्टिस सेट निकालो, और देखो 1 घंटे में खत्म कर देता हूँ 100 के 100 क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक कर दो, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू।